अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। टॉपिक का नाम क्या है पहले वो देख लेते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं तरीके के साथ, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गॉसियस लॉ। गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। इससे पहले दो केसेस हम स्टडी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा तारफ गॉसियन लॉ के साथ मौजूद है। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया है स्फेरिकल केसेस। अब स्फेरिकल केसेस में दो तरह के केसेस हमने स्टडी किए। एक में हमने देखा है कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा हमने देखा है इंसुलेटिंग स्फीयर। इनसाइड आउटसाइड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर की है, ठीक है। आप पिछले लेक्चर स्टडी करेंगे मेरे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। आज का इश्यू में हमारे पास ये है कि हमने ये समझना है कि इनफाइनाइट शीट क्या होती है और फिर हमने डिस्कस करना है कितनी किस्म की इनफाइनाइट चार्ज शीट होती हैं और फिर एट द एंड हम लोगों ने कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट करना है गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले इनफाइनाइट शीट का जिक्र और उसके बाद उसकी टाइप्स का जिक्र। तो इनफाइनाइट शीट की मीनिंग आप ऐसा ना समझिएगा कि ऐसी शीट जो यहाँ से गई और बहुत ऊंची जा रही है, लेफ्ट राइट में बहुत एक्सटेंड हो रही है। इसकी मीनिंग कुछ इस तरह हो भी सकते हैं लेकिन नहीं है यहाँ पे। इनफाइनाइट शीट का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटिवनेस से है। रिलेटिवनेस से क्या मीनिंग उसका? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शीट, अगर शीट ऑफ चार्ज मौजूद है, आप देख लें शीट ऑफ चार्ज जैसे टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, आप समझें कि इसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, न होने के बराबर है, ठीक है। यानी कि डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेज जीरो, बहुत ही कम विड्थ है इसकी। 2D में इसको अब ये ले रही हैं। अब इस शीट को मैं इनफाइनाइट बोल सकता हूँ, जबकि ऐसा लगता तो नहीं है। जैसे वर्ड इनफाइनाइट से समझ आ रही है कोई बहुत ही एक लंबा चौड़ा, इसकी लेंथ विड्थ बनती है और एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, डायमेंशन बहुत है। ऐसा नहीं है, रिलेटिव क्वान्टिटी है। इनफाइनाइट उस वक्त लाएगी जिस वक्त जिस पॉइंट पे हम लोग मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट इसके बहुत करीब होगा रिलेटिव टू दिस शीट। यानी शीट का अपना जो डायमेंशन है उस डायमेंशन के मुकाबले में अगर पॉइंट बहुत नज़दीक पाया जाए तो फिर हम इसको इनफाइनाइट शीट बोलेंगे। उससे क्या इफेक्ट होगा? उससे पैरेलल रेज का इफेक्ट होगा। अगर बहुत दूर कर लेंगे तो फिर उसमें वो इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा और कोई और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो अभी हम लोगों ने यही आपको मैंने बताया कि व्हाट इज इनफाइनाइट शीट। यू कैन से दैट व्हेन द डिस्टेंस from the sheet, the point where we are going to where we are interested to find the electric field intensity very near, and then relatively this distance, if we are going to compare with the dimension of the sheet, is very less, then we can say that the sheet is infinite. You got it? This is the main concept about infinite sheet of charge. तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दो तरह की शीट्स क्या होती हैं, फिर आकर हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। एक शीट हमारे पास बनती है मटेरियल के लिहाज से हम देख रहे हैं, एक हमारे पास बनती है नॉन कंडक्टिंग शीट जिस पे अभी मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा, और दूसरी बनेगी कंडक्टिंग शीट। कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब है कि ऐसे मटेरियल से बनी हुई जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक प्लास्टिक आप ले सकते हैं, स्टायरोफोम ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, इस तरह की शीट। ओके, इस तरह की शीट अगर अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट डेफिनेटली मेटल की, कॉपर, एल्यूमिनियम या इस तरह के मटेरियल से बनी है तो कंडक्टिंग शीट होगी, ठीक है। अब डी स्टूडेंट्स, दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में थोड़ा फर्क आएगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे इस रीजन में मैं आपको बताऊंगा अभी के कंडक्टिंग शीट का क्या सिचुएशन है, और ये जो हमारे पास मौजूद है नॉन कंडक्टिंग है। अगर हमारे पास कंडक्टिंग शीट है तो विजुअलाइज करें दिमाग में, कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर चार्ज मूव करते हैं। थोड़ा ज़हन में लाएं, पिछला टॉपिक जब हमने सफ़ीर के मतलब स्टडी किया था तो ये जो सफ़ीर ऊपर आपको नजर आ रहा है एग्जांपल के तौर पे मैंने दोबारा बनाया है, ये कंडक्टिंग सफ़ीर है। कंडक्टिंग सफ़ीर जब चार्ज करते हैं तो उसके चार्ज जो है ना बॉडी पे आ जाते हैं, सरफेस पे आते हैं, मूव करते हैं वो,
ठीक है, जिसकी वजह से दूर होने की कोशिश करते हैं। जब उसके बरक्स अगर हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग किस्म का सफ़ीर हो, जैसे नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें चार्ज सरफेस के ऊपर भी होते हैं और इनसाइड भी होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली शीट को, ये शीट का व्यू कैसे नजर आ रहा है आपको? ये शीट का व्यू बेसिकली अगर मैं इसको शीट तस्वर करूं तो इसका ये मोटाई तो बहुत ज्यादा है, डेल्टा डब्ल्यू अप्रोच 0 है, लेकिन है तो है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो अगर कंडक्टिंग शीट है तो उस कंडक्टिंग शीट में चार्ज इसकी इन सरफेसेस पे दोनों तरफ दूर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सफीर के अंदर ये बाउंड्री पे चले जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे हो जाते हैं, सेंटर में से खाली, और ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ 2 शीट बन गई। आप तस्वर में समझें, एक शीट इस तरफ, एक शीट इस तरफ, दोनों साइडों पे चार्ज की मिकदार Q/2 डिवाइड हो जाती है। ये केस अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं करना। हमारा केस जो है वो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट का है, और नॉन कंडक्टिंग शीट के ऊपर आपने अगर इसका ये वाला व्यू देखा तो इस तरह चार्ज होंगे, एक ही लेयर होगी, 2 लेयर नहीं बनेगी, तो एक ही लेयर है। उस लेयर को आप फ्रंट से देखें या बैक से देखें, आपको एक ही प्लस 2 शीट लादा बनी हुई नजर नहीं आएंगी, जैसा कि यहाँ पर कंडक्टिंग में, राइट। तो चलिए इस पे फोकस करते हैं, और वहां से मैं कंडक्टिंग वाला मटेरियल इरेज कर लेता हूं ताकि हमारी फुली कंसंट्रेशन इसके ऊपर हो, राइट। तो ये बाद में किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको कंडक्टिंग की कैलकुलेशन जरूर करा दूंगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर आपके कोर्स के अंदर ये वाला केस मौजूद है, इसलिए पहले इस पे फोकस करना। तो चलिए चलते हैं। लेट्स सपोज करें कि ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। किस लिहाज से? मैंने बताया था कि जो पॉइंट है, जो कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, वो इस शीट से बहुत ही नजदीक मौजूद है, P पॉइंट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमने कैलकुलेशन के लिए, ये परपेंडिकुलरली इसके बहुत ही करीब मौजूद है और उसमें से फील्ड गुजरी है। तो चलिए, अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है, ये पॉइंट, तो ये रिलेटिव को मैं इरेज कर देता हूँ। रिलेटिव मैंने इसलिए लिखा था कि अगर रिलेटिवली इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P from the sheet is very less as compared to the dimension of the sheet, then we can say that it is infinite sheet. In this case, we will get parallel electric field line to this region, the region which we will assume now. Okay, so I am going to erase this. Okay, now my dear student, अब हम लोगों ने, अगर मैं यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर मुझे एक गॉसियन सरफेस चाहिए। यहाँ गॉसियन सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है और क्यूबिकल भी हो सकती है, लेकिन एक और शक्ल जिस पे ज़्यादा कैलकुलेशन की जाती है वो सिलिंड्रिकल है। इस तरीके से आप समझ लें कि सिलेंडर की शक्ल में मैं एक उसको लूँगा। कैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं? देख रहे हैं, ये शीट ऑफ चार्ज अगर मौजूद है तो आप तस्वर में सोचें कि इसमें से डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ से आप सोच रहे हैं कि फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में भी निकल रही है और इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी और ऐसे भी आप फील्ड को तस्वर में लेकर आए, ठीक है, राइट। इस तरीके से फील्ड इसमें से इमिट हो रही है, तो कोई इसमें ऐसा मुश्किल मरहला नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनानी है। उस गॉसियन सरफेस के, वो गॉसियन सरफेस ऐसी होगी जिसके अंदर पॉइंट P मौजूद। चलिए बनाते हैं, और ये एक सिमेट्रिकल सरफेस होगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज करें सिलिंड्रिकल फॉर्म में लूँगा, किसी और फॉर्म में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन सिलिंड्रिकल पे कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेता हूँ। लेट्स सपोज करें कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में यहाँ से मैंने गॉसियन सरफेस ले ली और पॉइंट P हमारा सरफेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेट करें कि हमारा पॉइंट P अंदर मौजूद है, आप इसको यहाँ ले लें, कोई पॉइंट मसला नहीं है, ठीक है। और ये सरफेस हमारे पास बन गई। अब सिमेट्री को देखते हुए, क्योंकि चार्ज जो हैं
आपका वो वाला चार्ज आपका इस तरफ है, तो इस तरफ भी फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें सिमेट्रिकली इस सिलेंडर को, यानी कि सरफेस के अंदर से सिलेंडर निकल गया, यानी आप ये समझिए कि सिलेंडर इस तरफ भी है और इसकी दूसरी तरफ भी है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे सेकंड दूसरी डायरेक्शन के अंदर। तो आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि ये सरफेस के अंदर से निकल गया है सिलेंडर। ओके राइट। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही सोच सकते हैं अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये वाली जो दिखाएगी अपनी क्या कहते हैं ओरिएंटेशन ऐसे दिखाएगी, तो चाहिए तो अब यहाँ पर भी सिलेंडर को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस बन गई है। ये गॉसियन सरफेस हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि गॉसियन लॉ के लिए गॉसियन सरफेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि गॉसियन ने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गुजरेगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो डिपेंड करता है कितने चार्ज सरफेस के अंदर बंद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सिस्टम अप्लाई करना है। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाले चार्ज जो आपको नजर आ रहे हैं क्लोज हैं। ये अंदर जो चार्ज मौजूद है आपको नजर आ रहे हैं ये क्लोज है। अगर मैं इन चार्ज को क्यू बोल लूं तो ये कितने चार्ज हैं अंदाजा नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताएगी कि सरफेस के ऊपर पर यूनिट सरफेस के ऊपर पर यूनिट मीटर स्क्वायर के ऊपर कितने चार्ज मौजूद हैं। तो फिर हमारे पास फार्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड एरिया, और एरिया मेरे पास ये वाला एरिया, ये एरिया, ठीक है, इस एरिया के अंदर जो है ना चार्ज मौजूद है Q, और एक चार्ज को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कूलम बाय मीटर स्क्वायर यूनिट के अंदर कैलकुलेशन आएगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर हम इसको अप्लाई अभी करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास गॉसियन सरफेस आ गई है, और ये सरफेस जो है ये बेसिकली सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो जब हम इसके ऊपर गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे तो इस सरफेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो फ्रंट जो आपको सर्कुलर नजर आएगा ये वाला, और एक ये बैक वाला, और एक जो है ये इसका कर्व सरफेस। 3 सरफेस इसकी बन जाती है। हमने यही देखना है कि गॉसियन लॉ के अंदर के इसमें से कितना फ्लक्स निकलता है, किसकी वजह से, जो इनक्लोज चार्जेस हैं। इस लिहाज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको पता है कि ये पॉइंट P जो है जो सरफेस के अंदर मौजूद है, ये पॉइंट P हमारे पास सरफेस के अंदर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस तरीके से निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है कि ये जो एरिया है ये भी वेक्टर एरिया है, इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसीलिए मैं अगर यहाँ पे ड्रा कर दूं कि एरिया अगर मेरे पास A से शो कर दूं A एरिया, तो ये मेरे पास A मैग्नीट्यूड के साथ n डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, और E अगर मेरे पास E वेक्टर है तो ये भी डेफिनेटली दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ से फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग, यहाँ पे काफ़ी लाइनें ऐसे गुजर रही हैं। यहाँ पे अगर मैं छोटे छोटे एरियाज ले लेता हूँ, ठीक है, जिनमें से ई गुजर रही है, तो यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन करके रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ओके राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉसियन लॉ क्या कहता है, व्हाट इज गॉसियन? गॉसियन लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस टू दिस क्लोज सरफेस। यहाँ से भी अगर यहाँ से भी गुजरता है, जो कि नहीं गुजरता, मैं बताऊंगा। इन सब में से जितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये सारे का सारा फ्लक्स जो है किस चीज पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज इनक्लोज। तो गॉसियन लॉ कहता है कि जितने ज्यादा चार्ज अंदर इनक्लोज होंगे उतने ही ज्यादा बाय फ्लक्स निकलेगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे अगर हम फ्री स्पेस लेते हैं तो वैसे, ठीक है। इसी तरीके से गॉसियन लॉ अप्लाई करने से पहले मैं इन सरफेसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज करें कि ये सरफेस S1 देता हूँ, इसका नाम मैं S2 अप्लाई करता हूँ। ये वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसको S3 का नाम देते हैं। अब हम इसके ऊपर
हम अप्लाई करते हैं। पहले हम गॉसियस लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, फिर इक्वेशन अपनी इसकी इक्वेशन अपने फ्लक्स की इक्वेशन लिखते हैं गॉसियस लॉ की, और फिर दूसरी फ्लक्स की इक्वेशन लिखेंगे बाय डेफिनेशन, और दोनों को इक्वल करेंगे। वही तो गॉसियस लॉ है या गॉसियस प्रिंसिपल है जिसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय गॉसियस लॉ। मैथ में वहाँ से शुरू कर लेता हूँ, तो ये जगह काफ़ी है। तो बाय, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय गॉसियस लॉ। हमने देखना है कि गॉसियस लॉ के हिसाब से वहां से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यहां से इधर से इस तरफ से भी अगर आप इसको ड्रॉ कर लें, ये ई हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट बना लें एक्स वाई जेड के अंदर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये ई लेट्स सपोज करें कि ये मेरे पास ई है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एरिया है मेरे पास, वो भी अगर मैं एरिया ऐसे ले लूँ तो हमारे पास ये भी इस नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव है और वो दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, राइट, अब पॉइंट समझ आ गया। बाकी ये जो सरफेस है सर्कुलर, जो बाहर वाली जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस की डायरेक्शन इस सरफेस के ऊपर ऐसे होगी। अगर ये ऐसे हमारे पास है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये वाली डायरेक्शन नॉर्मली आउटसाइड, ये वाली आउटसाइड, ये वाली इस तरह होगी। तो यहाँ पे अगर आप एक डायरेक्शन ड्रा करना चाहें तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनेगी। यहाँ पे भी हर जगह पे ऊपर, यहाँ से नीचे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऐसे है सरफेस की। और इसमें से अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन नहीं गुजरती। वैसे भी अगर एंगल देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये अगर एंगल देखें कि ये ई अगर ले लें इसको, तो ये दरमियान में, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर ई जो है वो पैरेलल है ए के, और इस केस के अंदर यहाँ पर ई जो है वो परपेंडिकुलरली ए के बनती है, और इस जगह पर भी ई और हमारे पास ई जो है पैरेलल बनती है ए वेक्टर के लिहाज से। तो इनमें से फ्लक्स निकल रहा है उस दोनों सरफेस S1 S2 में से। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जबकि सरफेस S3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो चलिए कैलकुलेशन मैथमेटिकल करते हैं। पहले गॉस लॉ की इक्वेशन लिखूंगा, फिर बाय डेफिनेशन दोनों कंपेयर करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ में क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू closed surface, this closed surface, this is a Gaussian surface which is cylindrical form, is total charge enclosed, charge enclosed divided by epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of the free space, ये मीडियम का एक बीच में बनता है। ठीक है ना, तो इसका हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट करें कि जो टोटल चार्ज यहाँ पे इनक्लोज है वो क्यू बनते हैं। तो इस फार्मूले में हम इसकी जगह पे हम डाल देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस, क्योंकि टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो क्यू है, जो कि इनक्लोज चार्ज आप समझ लें। जो इनक्लोज चार्ज है उसको हमने लेट किया क्यू, तो हम इसको ले लेंगे क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, अब हम यूज करते हैं एक और इक्वेशन जो कि बाय डेफिनेशन इक्वेशन होती है ई डॉट डी ए। मैं इंटीग्रेशन फॉर्म यहाँ पे यूज करता हूँ। अगर मैं ये तस्वर में लाता हूँ कि ये जो रीजन है ये छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं इसके छोटे पार्ट को अगर मैं डी ए बोलता हूँ यहाँ पे, तो डी ए को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ए बन जाएगा, तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। लेकिन इस पूरी सरफेस के ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर हमने S1 S2 S3 के अंदर जाना है। तो अब चलिए बाय डेफिनेशन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। बाय डेफिनेशन, तो हम इसको करते हैं बाय डेफिनेशन। तो वेरी सिंपल, हम इसको लगाएंगे जी के ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, ये निशान है, दिस इज इक्वल टू ई
डॉट डी ए वो डिफरेंशियल एरिया है जो हमने यहाँ पे सोचा है, इस जगह पे सोच रखा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इस सरफेस के ऊपर भी इसी तरीके से हमने वो डिफरेंशियल एरिया सोचे हैं। तो लेकिन आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है 3 जोन में होगा, S1 S2 S3 के अंदर, इसलिए दिस इज इक्वल टू S1 इस रीजन में इंटीग्रेशन और जो बाहर की तरफ जो कर्व सरफेस है। तो इस लिहाज से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक मेरे पास बन जाएगा S1 सरफेस के अंदर हम लिख देंगे E डॉट डी ए प्लस S2 सरफेस में आ जाते हैं, S2 सरफेस के अंदर भी इसी तरीके से E डॉट डी ए, और लास्टली फिर हमारे पास हो जाएगा S3 सरफेस में आ जाते हैं। तो S3 सरफेस को यहां मैं लिख लेता हूं, ये बन जाएगा E डॉट डी ए। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब अगर हम S1 सरफेस में आते हैं तो S1 सरफेस के अंदर E और A आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इनके दरमियान में एंगल जो बनता है 0 डिग्री बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ E डी ए कॉस ऑफ थीटा, यहाँ बन जाएगा S1। और सिमिलरली यहाँ पे चाहूँ तो इसी तरीके से ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइड पे हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस E इंटू माइनस डी ए। एंगल यहाँ भी जो बन रहा है वो 0 डिग्री बनता है, दोनों पैरेलल हैं। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं कॉस ऑफ थीटा। और S3 के ऊपर भी हम इक्वेशन ये लिख देंगे इसी तरीके से ES3, ये था मेरे पास S2, S3 में आ जाएगा मेरे पास E इंटू डी ए कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस जगह पे एंगल हमारे पास जो है 0 डिग्री 90 डिग्री। अगर मैं इसको θ1 θ2 θ3 बोल लूँ आपकी आसानी के लिए, तो जो हमारे पास जहाँ जो एंगल बनता है θ3 वो 90 डिग्री के बिटवीन E डी ए। इसका मतलब है कि E की डायरेक्शन में डी ए का कोई कंपोनेंट नहीं है, 0 है, जबकि यहाँ पर E की डायरेक्शन में पूरा डी ए का कंपोनेंट पैरेलल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स है। तो इस तरीके से अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा E इंटू डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री S1 सरफेस में। और इसी तरीके से हमारे पास जो अगली जो सरफेस बनती है S2 सरफेस, उसमें से भी E डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। और लास्ट जो S3 सरफेस है जो कि कर्व सरफेस है, जिस पे नॉर्मल ऐसे और E ऐसे जा रही है, इनके दरमियान 90 का एंगल है, इसलिए डी ए का कोई कंपोनेंट E की डायरेक्शन में नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S3 के अंदर E, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गई हैं, तो इस अंदर आ जाएगा E डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए जो हमें अब रिजल्ट मिलेगा उसको हम आगे फाइनलाइज करते हैं। तो मैं बाकी कैलकुलेशन अपनी थोड़ी यहाँ कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली इमेज मिल जाए। तो इस जगह पे ठीक है, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन ये ले लेते हैं क्लोज इंटरवल के ऊपर, जो कि हमारे पास आती है E डॉट डी ए। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 0 का 0 1 ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास S1 E डी ए प्लस S2 E डी ए प्लस S3 E डी ए मल्टीप्लाई 0। तो S3 से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो 0 होगा, उस पे से फ्लक्स नहीं गुजरा, ठीक है, राइट। तो फिर हमारे पास बाकी जो बच जाएगा सिंपली हमारे पास बच जाएगा S1 E डी ए प्लस S2 E डी ए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, वो ये कॉन्सेप्ट बनता है कि
ये तीनों एरिया पैरेलल हैं, ये एरिया ये तीनों के तीनों एरिया बराबर है। और इस पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पर, क्योंकि ये फासला दोनों बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर आ रहा है सेंटर से शीट के इस रीजन से जहां पर चार्ज मौजूद है, इसलिए यहां पर भी ई की मैग्नीट्यूड इस रीजन में सेम और इस रीजन में भी सेम गुजर रही है। हर डी ए से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल रीजन है, हर जो डी है सब में से ई की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ई कांस्टेंट है। तो ई को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, ई यहां से बाहर निकल आएगा, सिंपल अंदर डी ए रह जाएगा, राइट। तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं, फिर हमारे पास ई को आप बाहर कॉमन ले लेंगे, यहां रह जाएगा डी ए S1 सरफेस प्लस यहां पर भी ई बाहर आ जाएगा, ई क्योंकि कांस्टेंट है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, उनको हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया डी ए। अब कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, इस डी ए को यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो ये पूरा एरिया बन जाएगा जो कि मेरे पास ए बनता है। सिमिलरली यहाँ भी इंटीग्रेट करें तो ये पूरा रीजन आ जाएगा जिसको ए बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा ई ए प्लस ई ए। अब यकीनन आप आगे समझ गए होंगे कि ये बनेगा 2EA। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का रिजल्ट। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं तो अब हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया। हमारे पास दो फ्लक्स की डेफिनेशन थी, एक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी, ये गॉसियन लॉ से आई है, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास बाय डेफिनेशन आई है। इसका वजूद में होना उस पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज यहाँ पर होंगे, वो ये कहता है गॉसियन लॉ कि टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस imaginary Gaussian surfaces equal to total charge enclosed by epsilon r. If there are some charges enclosed into this surface, then we can expect something from here. पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो ये दोनों इक्वल है। ये हमारे पास गॉसियन प्रिंसिपल है, या गॉसियन थ्योरम है कि ये इक्वेशन जो कि चार्ज पे मबनी और ये इक्वेशन जो ई ए पे मबनी है, दोनों इक्वल, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। वही तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास, यानी आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है 2EA का रिजल्ट जो है, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसमें से E को हम यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी सारा मटेरियल वहां शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टोटल चार्ज इनक्लोज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लूं तो काम अच्छा होगा। अब इसमें मेन कंफ्यूजन दूर करते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच चार्जेस आर प्रेजेंट देयर, बट देयर इज अनदर ब्यूटीफुल टर्म व्हिच इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द चार्ज। सो अभी हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले में Q की जगह रिप्लेस कर देंगे ये डेंसिटी की इक्वेशन। अगर यहाँ से मैं Q को निकाल दूं बाहर तो Q आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। तो इस इक्वेशन में डाल दूं तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा E इक्वल, चार्ज की जगह पे डाल दूंगा सरफेस, सॉरी यहाँ पे जो A था A, वो भी नीचे हम लोगों ने शिफ्ट करना है। इस जगह पे A ये नीचे आ गया ताकि वो दूसरा A जनरेट होगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो इस जगह पे थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से मे बी कैम्ब्रिक अरेंजमेंट आए, तो मैं कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा अभी। तो इसको बोर्ड को आप अपने हिसाब में इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन फाइनल यहाँ पे कर लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लियर कट नजर आ जाए। ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि इसके इर्द गिर्द आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली कि मैं Q की जगह पे रिप्लेस करूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाई A, क्योंकि डेंसिटी के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए पुट करते हैं Q की जगह पर डेंसिटी एंड इक्वेशन नंबर 3। तो
तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास आ जाएगा E इक्वल ओके, यहाँ पे ऊपर Q है, Q की जगह आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया जो कि यहाँ मैंने शो किए, और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया ने कैंसिल होने ही है क्योंकि यहाँ भी एरिया, यहाँ भी एरिया, यहाँ भी एरिया कॉमन टाइप का है, तो ये जाएगा कट। तो फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा E इक्वल डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वंडरफुल इक्वेशन है। अब हम रिजल्ट निकल आया है जिसका हमें इंतज़ार था। थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, वेक्टर फॉर्म में आप इसको E दे दें, एरो डाल दें ऊपर, डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में डायरेक्शन दे दें। अगर ये डायरेक्शन हमारे पास N है या R है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन बनेगी। सिमिलरली वहाँ पर भी डायरेक्शन बनेगी, राइट। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है। आपको कन्फ्यूजन इसमें से हो सकती है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये हमने इससे पीछे जो इक्वेशन देखी थी स्पेशली स्फेरिकल केस के अंदर, वहाँ पे R इन्वॉल्व है, यहाँ पे डेंसिटी इन्वॉल्व है। और ज़हन में रखिएगा ये बहुत ही करीब के रीजन में निकली हुई है, अगर दूर रीजन में जाएगा तो फिर केस कुछ और होगा, राइट। तो इस पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड साफ करके। अगर आप कंसंट्रेट करें तो मैं बता सकता हूँ कि ये सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ जो डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर यहाँ पर एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, हर एरिया में जितने जितने चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी लिहाज से E ज़्यादा होगी, और E डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो कंसंट्रेट करें इस पे, और बोर्ड को साफ करें तो साफ कर दें, कारण कि ये तकरीबन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो चुकी है। अब मैं सिंपली इस इक्वेशन के ऊपर डिस्कस करूंगा, वहां पे बोर्ड को साफ करके, राइट, और उसके साथ हमारा लेक्चर भी फिनिश होगा। तो अब ये मैं बोर्ड साफ करने वाला हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाने तो बना रहे, ठीक है। तो अब मैं सिंपली इस इक्वेशन पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें सिर्फ 1 मिनट की बात है, पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अब मैं सिंपली इस इक्वेशन को सामने रखता हूं, और फिर मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, E डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर मैं E को यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने, E मेरे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसे है कि ये हमारे पास जो है डिपेंड करती है सिर्फ डेंसिटी के ऊपर, डिस्टेंस से दूर जाने पे भी उतनी E है, नज़दीक भी उतनी है। तो कैसे ये है, तो देखिए कि हमारे पास ये जो इनफाइनाइट शीट है, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो ऐसे है, पैरेलल में आ रहा है, नज़दीक के रीजन में ये पैरेलल में आ रहा है, ये पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, राइट। थोड़ा ये फ्लक्स का एक्चुअल फार्मूला देखें क्या होता है। बाय डेफिनेशन फ्लक्स होता है हमारे पास E इंटू ए। अब देखें इसमें से अगर मैं E को ऐसे लिखूं, E टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय ए। देखें अगर मेरा पॉइंट P यहाँ पे, और मैं अगर एक गाउसियन सरफेस यहाँ पे तस्वर में अगर सोचता हूँ कि ये मेरे पास वो चार्ज शीट है, ठीक है, जिस चार्ज शीट के अंदर हमारे पास चार्ज इनक्लोज है, जिसकी वजह से E निकलती है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, हम कहते हैं नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज फ्लक्स। तो देख लें यहाँ से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, एरिया मेरे पास A, लाइनें 1 2 3, तो इस फार्मूले में डालूं तो ये आएगा 3 डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। एरिया अगर मीटर स्क्वायर में जो भी होगा। अब अगर मैं दूर करता हूं थोड़ा सा सरफेस को, तो कितनी लाइनें है, 1 2 3, दोबारा मेरे पास वही रिजल्ट आता है 3 डिवाइड, क्योंकि एरिया भी सेम, यहाँ पे और नज़दीक करता हूं तो फिर भी देखें E जो है ना हर वक्त सेम आ रही है। तो अगर हम देखें तो नंबर्स ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ एरिया सेम है, नंबर ऑफ लाइन भी सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है। इसीलिए इसको इनफाइनाइट शीट कहते हैं। उस वक्त जब ये बहुत ही क्लोज चार्ज रखा जाता है, जब क्लोज चार्ज रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल होती है। और आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेंगे, नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया विल बी सेम। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, राइट। अब ये पॉइंट समझ आ गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने की कोशिश की जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और इसके अंदर मैंने गॉसियन लॉ को अप्लाई किया। इसके अलावा भी और तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सबसे अच्छा तरीका ये बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने इनफाइनाइट शीट का देखा है। इनफाइनाइट शीट क्या होती है? ऐसी चार्ज शीट जिसके करीब, अगर बहुत करीब वो पॉइंट हो जिस पे हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उस शीट को इनफाइनाइट कहते हैं रिलेटिव टू दिस पॉइंट। अगर वो पॉइंट दूर करते जाएंगे तो इनफाइनाइट शीट नहीं कहलाएगी। फिर हमने वहाँ पे चार्ज लिया, हमने पॉइंट लिया, फिर हमने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में विजुअलाइज की उस रीजन में। ठीक है, और फिर हमने इसके ऊपर दो फार्मूला लगाए। एक गॉसियन लॉ का फार्मूला अप्लाई किया, टोटल चार्ज इनक्लोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज divided by epsilon r. Then we have given 1 to this equation. Then secondly we applied here definition. By definition we apply the concept of flux. तो by definition जब हमने अप्लाई कर दिया E डॉट डी ए, तो उसको हमने इंटीग्रेट किया तीन जोन के अंदर, फिर इक्वेशन बन गई हमारे पास। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास एट द एंड डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आ गया। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, आपको लेक्चर पसंद आया होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला मेरा होगा दो पैरेलल शीट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या दो पैरेलल शीट लाइक या अनलाइक हो सकती हैं, और कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। वो केस हम देखेंगे जब करेंगे, तो फिर उसके लिहाज से ई कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर और उसके बाहर। Thank you very much. Take care.